Hello students, welcome to Chemistry World. This is the video number 2 for the 12th standard chemistry, the solid state. आज हम सेकंड पार्ट में सॉलिड स्टेट में देखेंगे। जैसे इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन या डिस्टिंक्शन देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफोर्ड सॉलिड में। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ, just see they have given that it is depending upon the nature of intermolecular forces which are operating in them. क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो जिस तरह का इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, उस इंटरमॉलिकुलर फोर्स के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरी में किया गया है। ओके, so crystalline solids are there and that having a constituent particles that may be ions, atoms or molecule. Whatever type of intermolecular force is operating in that particles, it is classified into 4 types. One is the molecular solids, ionic solids, metallic solids and the fourth one is covalent or network solids. तो पहला है हमारा molecular solids. क्या है molecular solids? तो देख लीजिए इसमें, these are the crystalline solids having molecules as a constituent particles. Molecular solid जो पहला टाइप है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके अंदर उसका constituent particle molecules फॉर्म में होगा. Means there are so many molecules and they just having a strong intermolecular force and they are just forming a crystalline solids. अब यही molecular solid जो है आगे क्लासीफाई किया गया है, वो उसके 3 टाइप्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन के दिए हैं। पहला क्लासिफिकेशन है मॉलिकुलर सॉलिड्स का, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो क्या है भाई नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में? सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आएगा, दिस मे बी आइदर एटम्स लाइक नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब पहला पॉइंट आपको इसको याद रखना है कि मॉलिकुलर सॉलिड्स का पहला क्लासिफिकेशन है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। क्या इसकी स्पेशलिटी है? इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आएंगे वो आइदर एटम्स हो सकते हैं, किसके जैसे? नोबल गैसेस के जैसे। जैसे नोबल गैस में हमें पता है हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, राइट? इस तरह के जो गैसेस हैं उनके एटम हो सकते हैं, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे जिसके अंदर कोई पोलर, नॉन पोलर में जैसे हमारा बहुत सारे Cl2 गैस आ सकता है, क्लोरीन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, ये नॉन पोलर है, मतलब इसके अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह के पोल नहीं है, राइट? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ सकते हैं। तो इसकी पहली कंडीशन हो गई, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक तो आइटम आएंगे नोबल गैसेस जैसे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे। दूसरा पॉइंट दिया है उन्होंने इसी में, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स एक्ट करेगा वो एक तो डिस्पर्शन फोर्स हो सकता है या फिर लंडन फोर्स हो सकता है, जो वीक है, इट इज़ नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग, दे आर सॉफ्ट। नेचुरली मॉलिकुलर सॉलिड्स जो हो गए वो सॉफ्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लिक्विड एंड गैस स्टेट में, बराबर है, वो लिक्विड और गैस स्टेट में होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो लिक्विड और गैस स्टेट में भी बिल्कुल आप देख सकते हो होते हैं उनकी एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर में या प्रेशर में। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर है बिकॉज ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एट सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नेचुरली इसका रीज़न है क्योंकि एक खुद मॉलिक्यूल, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही मॉलिक्यूल के जैसा है, तो नेचुरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ना कोई चार्ज है, तो नेचुरली वो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे आगे। सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। वो फिर सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, दोनों स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते।
एग्जाम्पल सॉलिड हेलियम, सॉलिड आर्गॉन ये दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है देख लो, दूसरा क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम में ही पता चल जाता है कि दे हैव मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपके जो आएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो जिनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा। मीन्स पोलर molecular solids are the solids, you can say these are the molecular solids which having the substances that may be constituent particles, right? And these constituent particles that may be molecules, these are having a polar covalent bond. उन molecule के बीच में polar covalent bond होगा। covalent bond आपको पता ही है, it is formed by sharing of the electrons, और polar covalent bond होता है ये इसके बीच की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और इसके जो आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर हेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर डाइपोल फोर्सेस। नेचुरली इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, और पोलर है मतलब उसके अंदर चार्ज होगा, तो नेचुरली चार्ज होने के कारण इनके बीच का जो फोर्स आएगा, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हेल्ड करेंगे एक दूसरे को, दैट इज स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस की वजह से। नेक्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर सॉफ्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का वो हायर होता है दैन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। इसका रीज़न भी है, हमारा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स था इसके अंदर जो डिस्पर्शन फोर्स जो वीक था, नेचुरली वीक होने के कारण वो मेल्टिंग पॉइंट लो आएगा, लेकिन इनके बीच में एक स्ट्रॉन्गर डाइपोल फोर्सेस है तो नेचुरली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर आएगा, क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण उसको ब्रेक करने के लिए भी हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल दिए उसके सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉलिड अमोनिया, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन दिया है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। नाम में ही पता चल जाता है हमें कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। These are the molecular solids in which the constituents particle that are the molecules. These molecules are held together by a hydrogen bond. उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से वो एक दूसरे को हेल्ड करेंगे। They are volatile liquids. Volatile liquids होते हैं means they have a boiling point less than the room temperature. रूम टेम्परेचर से उनका कम आएगा बॉइलिंग पॉइंट, उनको हम volatile liquids बोलते हैं। एंड दे आर और सॉफ्ट सॉलिड। नेचुरली सॉफ्ट सॉलिड हो गए वो, क्योंकि उनका खुद का वोलाटाइल होने के कारण या फिर उनका खुद का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ही रूम टेम्परेचर से कम है, तो नेचुरली वो सॉफ्ट सॉलिड हो गए और वोलाटाइल लिक्विड्स हो सकते हैं अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर दैन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। उनका अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण नेचुरली देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर हायर दैन पोलर एंड नॉन पोलर सॉलिड्स। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा वो पोलर और नॉन पोलर सॉलिड से हाई होगा। अब आपका सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, इसके पहले हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे किया गया है, वो सेकंड है आयनिक सॉलिड। क्या होता है आयनिक सॉलिड में, हम वन बाय वन देखेंगे। तो आयनिक सॉलिड में नेचुरली नाम से ही पता चल जाता है कि दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस।
मतलब इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हो गए वो आयंस हो गए। एंड दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेचुरली अगर आयंस है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो जो आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, जिससे वो पूरा का पूरा आयनिक सॉलिड आप एक दूसरे को कॉम्पैक्टली पैक करेगा। दे आर वेरी हार्ड, ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। हार्ड आप उसको करोगे तो लग रहा है कि बहुत कॉम्पैक्टली पैक है उसके बाद, लेकिन नीचे गिराओगे तो गिर जाएगा, दैट इज ब्रिटल, टूट जाएगा वो। दे हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई आएंगे। रीज़न यही है क्योंकि बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिया है, बेस्ट एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड का सोडियम क्लोराइड ले लो। इस सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टलाइज सॉलिड में आप देखोगे कि हर एक ईच सोडियम Na+ आयन 6 Cl आयन से सराउंडिंग होता है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड का एक अगर आप लेती हूँ कि उसका आयनिक सॉलिड्स, तो आपको इसमें ऐसे नहीं कि NaCl आपस में एक दूसरे को ये कर रहे हैं, नहीं, इस तरह का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता सोडियम क्लोराइड का। इसमें ईच Na+ आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl- आयन्स एंड each Cl- ion is surrounded by 6 Na+ ion। इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। जब सॉलिड स्टेट में होगा तो उसमें आयंस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे नमक ले लो, NaCl सोडियम क्लोराइड, जब सॉलिड स्टेट में होगा तो इट विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वही नमक अगर आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो या वो मोल्टन फॉर्म में हो जाता है, तो मोल्टन स्टेट या आप उसको डिजॉल्व करते हो पानी में और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, तो आयंस बिकम फ्री, वो Na+ और Cl- फ्री हो जाते हैं एंड सो दे आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरली फिर वो फ्री हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज है वो एक सोडियम प्लस इस तरह का उनका अट्रैक्शन से वो एक दूसरे से आगे कैरी ऑन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट हो सकती है। तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट आल्सो। तो आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं उसमें आपके 4-5 पॉइंट में पहला तो आप उसमें याद रखोगे कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस है और दे हेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हार्ड, ब्रिटल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और सोडियम क्लोराइड का बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, जिसमें सोडियम क्लोराइड का एक नॉर्मल NaCl जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें हर एक Na+ आयन 6 Cl- से सराउंडिंग होता है एंड इच Cl- ion is surrounded by 6 Na+। एंड जब सॉलिड में होता है NaCl तो उसके आयन फ्री न होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मोल्टन या लिक्विड स्टेट में मतलब पानी वाटर में डालो और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, सो देयर आयंस बिकम फ्री एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है दे वाटर में सोल्यूबल है, पोलर सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड में वो सोल्यूबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मेटालिक सॉलिड्स। क्या है मेटालिक सॉलिड्स, नाम से ही पता चल जाता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है पॉजिटिव आयंस इमर्ज इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस आएगी वो मेटल के ही आएंगे। वो मेटल के आयंस आपके एक पूरे इलेक्ट्रॉन्स का एक तरह से पूरा एक समुंदर है और उसके अंदर Na+ मतलब मेटल के पॉजिटिव आयंस उसके अंदर इमर्ज है। हर एक मेटल आइटम कंट्रीब्यूट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कोई भी एक सैंपल ले लूँ कॉपर का या इसका, तो उसमें हर एक कॉपर आयन जैसे ले लिया तो वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पूरे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। नेचुरली अगर आप कोई भी एक सैंपल लेते हो मेटल का, कॉपर का, आयरन का, तो आप उसमें देखोगे कि हर एक मेटल आइटम अपने जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है 1 या 2, वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा उस मोबाइल इलेक्ट्रॉन में, और वही रीज़न होगा कि मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो। जो फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द मेटल आयंस,
मेटल आयंस के बीच में जो फोर्स होते हैं दैट आर द मेटालिक बॉन्ड्स, वो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। और मेटल सॉलिड्स की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर होता है, आपको पता ही है। मेलेबल, डक्टिलिटी, मेलेबल में मीन्स दे कैन, हम हैमरिंग करके उसका शीट बना सकते हैं। डक्टिलिटी में जिस तरह से हमें पता चलता है, तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको पता ही है। तो लस्टर होता है, तो दी एग्जाम्पल निकेल, कॉपर, अलॉय, ये सब उसके एग्जाम्पल दी है। और एक लास्ट टाइप है आपका उसका जैसे उन्होंने दिया कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स। 4 टाइप हैं। ये हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसमें नाम से ही पता चलता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल हो गए एंड दीज आर लिंक्ड टू एडजेसेंट एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। पहली कंडीशन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल हो गए, और नॉन मेटल दूसरे एडजेसेंट एटम से कोवेलेंट बॉन्डिंग से अटैच होगा। थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में फॉर्म करता है वो, मतलब एक नॉन मेटेलिक आयन दूसरे नॉन मेटेलिक आयन से कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा और फुल क्रिस्टल के अंदर इस तरह का, वो थ्रू आउट क्रिस्टल में इस तरह का फ्रेम बनाएगा और एक जायंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। 3 डायमेंशनल में वो 4 बड़ा एक जायंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। एंड they having extremely high melting point and even decompose before melting। ये प्रॉपर्टी है आपके नेटवर्क सॉलिड्स की कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है, हार्ड होते हैं और बिफोर मेल्ट हो जाने के पहले वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है नेचुरली, क्योंकि सभी आपका यहाँ पे एक दूसरे को कोवेलेंट बॉन्डिंग से ज्वाइन होने के कारण कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर ऑल्सो इंसुलेटर होते हैं। जैसे एग्जांपल है डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड, ये सभी एग्जांपल है आपके कोवेलेंट सॉलिड्स के। अब यहाँ पे आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि डायमंड और ग्रेफाइट क्या चीज़ होती है। तो डायमंड जो होता है, ये एग्जांपल दिया है, उसमें एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। मीन्स ये आपका कोवेलेंट सॉलिड का एक एग्जांपल डायमंड है, जिसमें एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है कंस्टिट्यूटिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। बहुत सारे कार्बन एटम होते हैं दैट आर बॉन्डेड टू ईच अदर। दे हैविंग अ नेटवर्क स्ट्रक्चर डायमंड में, and a lot of carbon atoms are bonded to each other. Each carbon atom is bonded to other 4 carbon atom by single covalent bond। अगर यहाँ पे आपको दिया है जैसे डायमंड में हर एक कार्बन एटम दूसरे जो 4 कार्बन एटम है इससे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग से क्या होता है, वो अटैच होता है। ईच कार्बन एटम लाइज at the center of a regular tetrahedron and other 4 carbon atoms are present at the corner of the tetrahedron। यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक कार्बन एटम सेंटर में होगा और अदर 4 कार्बन एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ये टेट्राहेड्रॉन बनाता है, इसके 4 कॉर्नर में वो होंगे। एंड देयर इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर दिया है उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आप देखोगे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का 3 डायमेंशनल कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक स्ट्रक्चर होगा और जिससे डायमंड जो है एक्सट्रीमली हार्ड बनता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मतलब इसी तरह का जो एट द सेंटर कार्बन एंड अदर 4 कार्बन आर एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन और एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी वजह से वो बहुत हार्ड और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई आता है, लगभग 3843 केल्विन दिया है। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, दे आर स्ट्रांगली हेल्डेड इन कार्बन कार्बन बॉन्ड, सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डायमंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता। क्यों? क्योंकि जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अब एक कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके बीच में ये सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्ड हो गए हैं। दे आर ऑल इन्वॉल्व हियर इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, so there is no free electron, so they are poor conductor of electricity. While graphite is also a covalent solid, लेकिन और दूसरा एग्जाम्पल ग्राफाइट का भी दिया है।
जो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, मतलब इट कैन फ्लो, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट दैट। वाई? दिस इज जस्ट ड्यू टू अ टिपिकल स्ट्रक्चर, या इसका रीज़न है कि ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है और डायमंड का स्ट्रक्चर है, इन दोनों के स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से एक प्रॉपर्टी अलग आती है। डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज हियर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन are involved in carbon-carbon that covalent bonding. These are involved. No free electrons and they are very having strong covalent bonding. So these are bad conductor of electricity. जबकि ग्राफाइट में एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर है इसका? कि कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर हैविंग हेक्सागोनल रिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो हेक्सागोनल लेयर्स, ऐसे लेयर दिख रहा है, एक लेयर पे ऊपर दूसरा लेयर। अब इस लेयर में क्या होता है, जो कार्बन एटम होता है वो एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है। एक लेयर हो गया हेक्सागोनल रिंग का कार्बन का, दूसरा लेयर होगा, ये तीसरा लेयर होगा, एंड दिस ऑल लेयर्स ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अदर 3 नेबरिंग एटम्स बाय सिंगल कोवेलेंट। व्हाट इज दैट? इन दिस टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है ग्राफाइट में कि कार्बन एटम्स, जिस कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर, कार्बन एटम अलग अलग लेयर में अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल रिंग। एंड इन हेक्सागोनल रिंग में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ईच कार्बन एटम हैव अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग टू द नेबरिंग एटम, अदर 3 नेबरिंग एटम। यहाँ पे आप देख लो ए वाला है तो 1 2 3 नेबरिंग कार्बन के साथ उसका सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। एंड द डिफरेंट लेयर आर सेपरेटेड, ये जो लेयर होते हैं एक दूसरे से वो सेपरेट होते हैं बाय अ लार्ज डिस्टेंस 340 पिकोमीटर। मतलब दिस लेयर्स हैविंग सेपरेशन ऑफ 340 पिकोमीटर डिस्टेंस विच इज ग्रेटर दैन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। इस कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस इन तीनों ये जो लेयर होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एंड यू फाइंड दैट देयर इज़ अ वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वेरी सिंपल 3-4 थिंग्स you have to remember in graphite. They have a typical structure in which there are mostly layers where you find that they are having a layers, and in each layer there you find that hexagonal rings, and in this hexagonal rings each carbon atom having 3 neighboring carbon atom that having a covalent single bonding. And now these all layers are separated from each other by a distance of 340 पिकोमीटर। जो डिस्टेंस ज़्यादा है कार्बन कार्बन की लेंथ से भी, कार्बन कार्बन के बीच में 141.5 पिकोमीटर ही लेंथ है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मीन्स दे आर, यू फाइंड दैट दिस लेयर्स आर स्लाइड वन ओवर द अनदर। मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण दे आर नॉट हैविंग वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड लेयर, राइट। एंड इसकी वजह से दिस लेयर आर स्लाइड वन ओवर द अदर। सो द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इन डिफरेंट लेयर आर फ्री टू मूव। तो ये एक दूसरे के बीच लेयर में इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है हर एक कार्बन एटम का वो बिल्कुल फ्री होता है इस लेयर में, एक लेयर से दूसरे लेयर में, दूसरे लेयर में से तीसरे लेयर में मूव होने के लिए। सो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ ऑल्सो सॉफ्ट सॉलिड, क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर स्लाइड आउट करता है, आप इजीली उस लेयर को आप आराम से तोड़ सकते हो। सो इट इज़ नॉट हार्ड। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर्स, इट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू फाइंड दैट वन। देख लो आप, इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग है और सभी इलेक्ट्रॉन्स उस कोवेलेंट बॉन्डिंग में हेल्ड हो गए, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, एंड सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।